आपका स्वागत है इस द्वार पे जहां वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है। अनुचित, अशुभनीय, नामुमकिन, इस वास्तविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रहे हैं इस विचित्र जगत में जहां दिया बुझते ही रात में भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो। नमस्कार, मैं हूं करण और ये है करण की खौफनाक कहानियां। एक बार और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो होस्ट करण, जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना ना हो, इंटरनेट की मदद से आपके समक्ष हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे अंदाजा भी नहीं कि पिछले 4 महीने किस प्रकार बीत गए और हम आज इस सीजन के आखिरी एपिसोड पर आ पहुंचे हैं। अब भयावह किस्सों से संपूर्ण आपके पसंदीदा कार्यक्रम का क्या होगा? परेशान होने की बात नहीं दोस्तों, मैं कहीं नहीं जाने वाला और अपने श्रोताओं को दिव्य, अलौकिक व तमसी कहानियां सुनाने का प्रयत्न आगे भी जारी रखूंगा। इस सीजन के अंतिम एपिसोड में मैं आपको केवल एक कहानी सुनाने वाला हूं। जी हाँ, केवल एक कहानी। पर यह कोई साधारण या सामान्य किस्सा नहीं, ये एक बेहद ही विशेष कथा है। नजर बट्टू मुंजा की भांति ही ये कहानी भी अपने पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में आने में थोड़ा समय लेती है, पर इस कथा का अंत भी अत्यंत विस्मयकारी और रोचक है। भूमिका बांधने पर आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इस कहानी का आरंभ करते हैं। निष्ठजीवा प्रस्तुत करते हैं ट्यूशन मास्टर। ट्यूशन मास्टर, लेखक निष्ठजीवा। यह कहानी मुझे उस समय में ले जाती है जब मेरी उम्र 11 साल थी, और आज मैं जो हूं और भविष्य में जो भी करूंगा उसकी वजह यह कहानी ही है। उन दिनों मैं एंड्रूज में पढ़ा करता था और वहां की पढ़ाई बाकी प्रेप स्कूल्स के मुकाबले उतनी मुश्किल भी नहीं थी, पर फिर भी मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और इस बात से मेरे माँ पापा को काफ़ी चिंता होती थी। इस बात की नहीं कि मैं स्कूल में टॉप नहीं कर रहा, पर इस बात की कि मेरे रिश्तेदार सुनील के माँ बाप क्या कहेंगे। परिवार के सब लोगों के बीच उनके व्यंग और टेढ़ी बातें। मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद ये कहानी इस राह पे चलती ही नहीं और ये सब होता ही नहीं अगर सुनील और उसके माँ बाप मेरे रिश्तेदार नहीं लगते। और भी बेहतर अगर लोगों के रिश्तेदार ही नहीं होते। स्कूल यूनिफॉर्म में लगा हुआ उसका फर्स्ट इन क्लास का बैज, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हमेशा घमंड भरी मुस्कान रहती थी, और वही मुस्कान उसकी माँ के चेहरे पर भी होती थी। मेरे माँ पापा ने फैसला किया कि मुझे ट्यूशन मास्टर के पास भेजे ताकि मैं भी क्लास के सीरियस बच्चों के बराबर आ सकूं। ट्यूशन्स। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि इंडिया में लोगों को अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने की इतनी क्यों पड़ी रहती है। आपने सोचा होगा कि 3 इडियट्स काफी हद तक सच ही थी। दरअसल सच्चाई उससे बहुत ही ज्यादा कड़वी है। इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स लेने की रेस 11वीं या 10वीं से नहीं, बल्कि उसके बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है।
IIT JEE के प्रेप स्कूल्स, जिन्हें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कहते हैं, वैसे तो 11वीं में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तैयारी IIT फाउंडेशन सेंटर्स में 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है। और 6ठी क्लास से ही टेक्नो स्कूल्स उन फाउंडेशन सेंटर्स की तैयारी करवाने लगते हैं। ये स्कूल आपको भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं, जो कि शायद अच्छा कारण है इनमें एक भी खेल का मैदान न होने के लिए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं इतनी भड़ास क्यों निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुनील भी टेक्नो स्कूल में पढ़ता था। ठीक शब्दों में कहूँ तो टेक्नो स्कूल। अब इसका जो भी मतलब हो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसे मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इतनी सारी पढ़ाई जो मेरे कजिन ने की, वो उसको अपनी पत्नी के अंदर अपने बीज डालने में भी मदद नहीं करती। तो शायद अगर अच्छी मांग हो तो लड़कों के लिए एक ऐसा टेक्नो स्कूल भी खुल जाएगा जिसमें वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे अप्लाई करने से पहले उसकी तैयारी कर सके। सॉरी, मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ। तो असली मुद्दा यह है कि मेरे माँ पापा भी मेरे लिए ऐसा ही सोच रहे थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि कुछ भी और होने से पहले मुझे उस घमंडी सुनील की तरह फर्स्ट इन क्लास का बैज लाना पड़ता, ताकि वो मुझे फाउंडेशन क्लास की चूहे बिल्ली की दौड़ में शामिल करने के ख्वाब देख सके। और अगर इसका मतलब था सबसे सख्त पागल ट्यूशन मास्टर, तो वो भी उनको मंजूर था। आपने सोचा होगा कि इंडियन टीचर्स पागल हैं, बच्चों को डिसिप्लिन के बहाने मारते हुए। मुझे पता है कि इन दिनों उतना बुरा हाल भी नहीं है जो मेरे टाइम पे हुआ करता था। और अगर आपको ये लगता है कि ट्यूशन टीचर्स ठीक होते हैं क्योंकि वो आपके घर आकर पढ़ाते हैं, तो शायद उन्हें आपको आपके माँ बाप के सामने मारने में संकोच होता होगा। लेकिन नहीं, खास तौर पर ये आदमी तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने आज तक ऐसा जालिम टीचर कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि टीचर गुरु होता है और इसका दर्जा माँ बाप के बराबर है और इसलिए भगवान के बराबर है। घंटा, माफ कीजिए इस भाषा के लिए, उसके बारे में बोलते ही मेरा खून खौल रहा है। और हाँ, ये एक खौफनाक कहानी है। ये उन आम डरावने अंकल जैसा नहीं था, हालांकि वो भी प्लेन चेक शर्ट पहनता था और उसकी भी बड़ी टोंड और अजीब सी मूछें थी। ना ही वो मेरे दोस्त के उस ट्यूशन मास्टर की तरह था जो उसको फेसबुक पे स्टॉक करता था और उसके बॉयफ्रेंड होने की बात जानकर बहुत गुस्सा हुआ था। ये तो उस ट्यूशन मास्टर की तरह भी नहीं था जो मेरे दोस्त को कुट्टी पीती की बुलाता था, क्योंकि उसकी टाइट शॉर्ट्स में से उसका औजार बाहर लटकता रहता था। तमिल बोलने वालों को पता होगा अब मैं क्या कह रहा हूँ, पर अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो रहने दीजिए। क्लास के पहले जब वो मेरे माँ पापा से मेरे एकेडमिक स्टेटस के बारे में बात कर रहा था, तो वो बहुत सीधा साधा सा लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, मुझे देखकर भी मुस्कुराया। सर, ये लड़का ना, इसका ध्यान हमेशा कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स खेलने पर रहता है। मेरी माँ ने कहा। फिर उन्होंने मेरी पापा की तरफ देखते हुए कहा, इसके पापा ने ये इसकी पढ़ाई के लिए खरीदा था और देखिए ये क्या कर रहा है। चिंता मत कीजिए बहन जी, इसके नसीब में लिखा है कि ये अच्छा ही करेगा। कल से ये सब बदलेगा, क्यों, है ना? उसने ये कहते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसी पल मुझे शक हो जाना चाहिए था। हे भगवान, कितना बेवकूफ था मैं। मैथ्स ट्यूशन के लिए एक नई नोटबुक लेकर आना, अब से ऐसा ही होगा। उसने कहा। एक जिद्दी लड़का होने के नाते मैंने अब भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे ट्यूशन्स के लिए क्यों भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि अगर मैं कोऑपरेट ना करूं और अगर मेरे मार्क्स ना सुधरे तो मेरे माँ पापा ट्यूशन बंद कर देंगे, और इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर पे और मैक्स पेन खेला और कुछ भी पढ़ाई नहीं की। पहला दिन स्कूल में सारा दिन बिता के थक जाने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में घुसा, मैंने उस तोंद और अजीब मूंछ वाले आदमी को देखा। तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? ट्यूशन मास्टर ने पूछा। कौन सी नोटबुक सर? मैंने लिखा था
कि तुम एक अलग नोटबुक लाओगे सिर्फ ट्यूशन के लिए। तो कहाँ है वो नोटबुक? उसने पूछा, बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ। मैं अभी एक नोटबुक बना लेता हूँ सर। कहते ही मैं अलमारी में झूठ मूठ का ढूंढने का नाटक करने लगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा नोटबुक थी, पर मैंने नाटक किया कि मुझे वो मिल नहीं रही। मुझे इतना समय लगाते देख उसको गुस्सा आने लगा। बैठ जाओ, मैंने कुछ पेपर्स लाए हैं, आज उन्हीं पर लिख लो। उसने कहा। उसने मुझे कुछ A4 शीट्स पर ही नोट्स लिखवाए। ट्यूटरिंग उतना बुरा भी नहीं था। मैं उसे पढ़ाते वक्त रोक तो नहीं सकता था, पर मैं खुद भी उतना बातूनी स्वभाव का नहीं था। मैं जब सवाल सॉल्व कर रहा था, उस वक्त उसने एक पॉकेट बुक निकाली। उस पर क्या लिखा था ये तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसने बहुत निराश होकर कुछ लिखी हुई चीज़ों को पेन से काट दिया। मेरी माँ शाम को टहलने से पहले देखने आई। उन्हें देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ। पापा ऑफिस से बहुत लेट आते हैं। कल के लिए मैं लिख रहा हूँ कि तुम एक नई नोटबुक लाओ और आज के इन पेपर पर लिखे हुए नोट्स उस नोटबुक में कॉपी कर लो। बस इतना ही। हम कल फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। उसने कहा। वैसे मैं बहुत आराम से वो सब कर सकता था जो उसने कहा, पर मैंने शुरुआत ही खराब की थी। अब थोड़ी और कोशिश से मैं उसकी छुट्टी करा सकता था। इसलिए मैंने और A4 शीट्स लिए और एक पेपर क्लिप। काश मुझे पता होता था कि इससे चीज़ें और बद से बदतर हो जाएंगी। दूसरा दिन। माँ पहले ही टहलने निकल चुकी थी। मुझे फिर उस टोंड और मूंछ वाले आदमी का सामना करना पड़ा। क्या तुमने नई नोटबुक बनाई ट्यूशंस के लिए? मैं दुकान नहीं जा पाया सर, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेपर लाए या नहीं लाए? मुझे टोकते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा। सॉरी सर, मैं कल पक्का जाऊंगा। आज के लिए मेरे पास हाँ या ना? नहीं सर। मैंने बहुत उदासी से कहा। गलत जवाब। क्या? क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा था? चेहरे पे नाराजगी के साथ आंखें बंद कर सिर हिलाते हुए उसने कहा, लिखा था तुम आज नई नोटबुक लेके आओगे। लिखा था तुम आज नोटबुक लेके आओगे। 1 मिनट तक वो यही बोलता रहा और मैं उसे ये समझाने की कोशिश करता रहा कि मैं कल दुकान से नई नोटबुक ले आऊंगा। लिखा हुआ था। वो यही दोहराता रहा। कहाँ लिखा था? मैं पास वाली दुकान से नई नोटबुक ले आया। अगर अलमारी से नोटबुक निकलता तो उससे शक हो जाता। खैर, क्लास शुरू हुई और समय पर ख़त्म भी हो गई। उसने अपने पॉकेट बुक में कुछ लिखा। आज क्लास थोड़ा कम समय के लिए हुई क्योंकि वो निर्धारित समय से ज़्यादा नहीं रुकता था। पता नहीं कल क्या होगा, मैं यही सोच रहा था। इस आदमी से पीछा छुड़वाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मैं अब उसके सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहता था। पर मुझे फिर भी उस आदमी और उसकी नोटबुक से मुक्ति चाहिए थी। मैंने उसका दिया हुआ होमवर्क ख़त्म किया और कल की सोचते हुए डरने लगा। तीसरा दिन। यही वो दिन था जब से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। हम एज यूजुअल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैं फिर एक ऐसे सवाल सॉल्व कर रहा था जिसे समझने के लिए मुझे पहले दिन किए गए एक और सवाल को फिर से देखने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए मैंने पहले दिन वाले A4 शीट्स निकाले। वो पेपर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, सब एक नोटबुक में क्यों नहीं लिखा है? फिर वही दिमाग की दही करने वाली नोटबुक। सॉरी सर, टाइम ही नहीं मिला कि फिर उसने कमरे की दूसरी तरफ पेपर्स फेंक दिए। लिखा हुआ था कि सारे ट्यूशन नोट्स एक ही नोटबुक में लिखे जाएंगे। अब वो चिल्लाते हुए कहने लगा और मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी माँ भी कमरे में आ गई। सर, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। विद्यार्थी को सारे नोट्स एक ही नोटबुक में रखने थे। उसने गुस्से में कहा। अरे सर, मैंने पिछले रविवार ही इसके लिए दुकान से बहुत सारे नए पेन, पेंसिल, नोटबुक और बाकी सब लाई। लेकिन इसने तो कहा कि इसके पास नई नोटबुक है ही नहीं। मेरी माँ बुखलाई हुई मेरी अलमारी तक गई और थोड़ा ढूंढने के बाद सारा सामान निकाल दिया, और उसमें बहुत सारे नोटबुक्स भी थे जो उन्होंने मेरे लिए खरीदे थे। नालायक झूठे! कहते हुए उन्होंने नोटबुक मेरे सर पे पटका। मुझे माफ करिएगा मास्टर जी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसकी शरारतों को रोकने के लिए क्या करते हैं।
उन्होंने गिरे हुए पेपर ज़मीन से उठाए और जब मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो हमेशा की तरह छी कहकर पेपर्स टेबल पर पटक कर चली गईं। मैंने देखा कि ट्यूशन मास्टर के चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे मेरी माँ से इशारा मिल गया हो। इशारा नहीं, लाइसेंस। हे भगवान, अब तो मैं इससे बचने नहीं वाला। चौथा दिन। आज का टॉपिक था परसेंटेजेस। ये टॉपिक कभी मुझे अच्छे से समझ नहीं आता था और इसका मतलब ये भी था कि ट्यूशन्स में इस टॉपिक से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा हो सकता था। लिखा था कि इस चैप्टर का पहला यूनिट तुम आज खत्म करोगे। फिर वही लिखा था। बताओ, परसेंट मतलब क्या होता है? सर, 100 में से 100? 100? ओके। 100 का 50% कितना होगा? 50 सर। ठीक है। 4 का 50% कितना होगा? सर 2। 2 कैसे निकाला? सर 50% मतलब आधा होता है। 50% आधा कैसे हुआ? सर 50% आधा कैसे हुआ? उसने फिर अपना पॉकेट दिखा। अरे नहीं। लिखा था कि परसेंटेज के दूसरे यूनिट का आधा भाग तुमने अभी तक खत्म कर लिया होगा। उसने गुस्से में आंखें बंद करते हुए कहा। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। फिर से बताओ, परसेंट मतलब क्या होता है? 100 में से। तो 50% आधा कैसे हुआ? सर 50% मतलब आधा। वो मेरे कान मरोड़ने लगा। मैंने दर्द से अपना सर घुमाया। तुम्हें आधा कैसे मिला? कहकर वो मेरे कान और मरोड़ने लगा। सर मुझे नहीं पता सर। बिल्कुल पता है तुम्हें। परसेंट मतलब क्या होता है? अब वो और जोर से मरोड़कर मेरा कान और खींचने लगा। 100 में से कितने? तो 50% मतलब? 50 out of 100। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। 50% को सिंप्लीफाई करने से क्या मिलता है? सर 1/2 मिलता है सर। उसने मेरे कान छोड़ दिए। मैंने अपने आंसू पोंछे। मैं ऐसे सदमे में था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अपने दर्द की वजह से रोया या रोने की वजह से मुझे दर्द महसूस हुआ। शायद दोनों। 4 का 50% 2 कैसे हुआ? सर, मेरे सर पे एक जोर का फटका पड़ा। कुछ समय तक मुझे सब सफेद दिखाई देने लगा। मादरचोद ने जोर का फटका मारा था। इस बार तो मैं रो भी नहीं पाया। मैं शायद गिरा नहीं क्योंकि मैं कुर्सी पर जमकर बैठा था। सदमा उतरते ही जोश भर आया। 50% बनता है। 50 out of 100 वो होता है मतलब आधा। मैं हाफते हुए कहा। फिर आधा 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है सर। सही जवाब। शाबाश। अब बाकी के दिन भी तुम ऐसे ही जवाब दोगे। उसने कहा और पॉकेट बुक निकालकर जो भी लिखा था उसे मिटाकर फिर कुछ लिखने लगा। कल हम इस चैप्टर का दूसरा यूनिट खत्म करेंगे। उसने कहा और मुस्कुराते हुए मेरी माँ जो शाम को टहलकर घर लौट रही थी उन्हें अलविदा कहा। मैंने अपना कान छुआ। फूला नहीं पर दर्द अभी भी उतना ही है। क्या मैं अपने माँ पापा को बताऊं कि उसने आज मुझे मारा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कल माँ ने उसके सामने मुझे मारा जिस वजह से उसे लगा कि वो भी मुझ पर हाथ उठा सकता है, मैंने सोचा। लेकिन शायद कल शाम को उनके सैर पर ना निकलने से कुछ फ़ायदा हो। शायद माँ के घर पर रहने से वो हाथ ना उठाए। जो भी हो, मैंने सोचा मैं माँ के पास जाऊं। ट्यूशन कैसा था आज? पढ़ाई कर रहे हो ना ठीक से? माँ ने पूछा। हाँ ठीक से पढ़ रहा हूँ माँ। फोन बजा। माँ ने उठाया। लगता है मेरे कज़न सुनील को मैथ ओलंपियाड में पूरे इंडिया में 7 रैंक मिला है। साला सुनील। देखो कितनी मेहनत करता है वो। सुनील के माँ बाप ऐसा बेटा पाकर कितने खुश होंगे। तो यही बोल देती कि काश सुनील उनका बेटा होता। टेढ़े मेढ़े तरीके से आखिर यही तो बोल रही थी।
अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और इतनी नफरत हो रही थी कि मैंने माँ को कुछ नहीं बोला। उन्हें अब मेरी शिकायत सुनने का भी कोई हक नहीं था। पता नहीं इस राक्षस ने कल के लिए क्या सोच रखा है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये तो बस शुरुआत थी। 16 दिन तक ऐसे ही चला। ये राक्षस। अब मैंने उससे लड़ना बंद कर दिया था। हर दिन नरक समान था। अभी तक कोई ऐसे घाव या निशान नहीं आए थे जो दिखाई दे। फिर भी कोई भी दिन बिना फटके, थप्पड़ या घुटने टेके नहीं जाता था। इसे कम से कम करने के लिए मैंने सारे दिए हुए काम समय पर ख़त्म करने लगा, ताकि उसके नोटबुक में लिखा हुआ बदलना ना पड़े और वो मुझे बख्श दे। लेकिन वो रह रह कर मेरा कान मरोड़ता था। वो मुझे एक बात का तो विश्वास हो चुका था कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन मेरी सोच से परे मुझे बहुत जल्दी ही उससे मुक्ति मिल गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। और इसकी शुरुआत हुई इस दिन से। मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। उसके पहले कुछ यूनिट टेस्ट थे, जिसकी वजह से फाइनल्स के लिए पढ़ने का समय नहीं मिला। और तो और मेरे ट्यूशन सेशंस भी चल रहे थे, और वर्क एंड टाइम टॉपिक ठीक से नहीं समझ पाने के चलते मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं ये समझ ही नहीं पाता था कि जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट करूं कि उन्हें काम ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। हाँ, मुझे पता है मैं उस समय बहुत बुद्धू था और मेरे ट्यूशन मास्टर को इससे बहुत गुस्सा आता था। लिखा था कि कल तक तुमने वर्क एंड टाइम के सारे प्रॉब्लम समझ लिए होंगे, लेकिन परसों तुम्हारी फाइनल एग्जाम है और अभी तक तुम इस चैप्टर पर अटके हुए हो। उसने कहा, आंखें बंद करते हुए, बहुत ही गुस्से में। सॉरी सर, मुझे पता नहीं कैसे क्या। उसने मुझे टोकते हुए कहा, एक वर्कर 10 घंटे में एक काम खत्म करता है। वो वर्कर 1 घंटे में कितना काम खत्म करेगा? पता नहीं सर। बिल्कुल पता है तुम्हें। उसने कहा गुस्से में। एक वर्कर एक काम 10 घंटे में खत्म करता है। 1 घंटे में कितना करेगा? सर चुप मत रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। सर थोड़ा काम सर। मैं पूछ रहा हूं कितना। सर मेरी शक्ल मत देखो, मुझे जवाब दो। फ्रैक्शन, होल नंबर, जो भी हो, बताओ जल्दी। सर हाँ, अब चुप क्यों हो? थोड़ा काम सर। एक जोर का फटका मेरे सर पे पड़ा और दर्द थोड़ी ही देर बाद महसूस हुआ। उसने मुझे नोटबुक से मारा। एक सीधे सवाल का जवाब नहीं दे सकते इतनी बार समझाने के बावजूद? जवाब है 1/10 काम। चिल्लाते हुए उसने मेरी नोटबुक फर्श पर फेंक दी। थक। मेरी माँ फिर बाहर टहलने निकली थी और ये नहीं सुन पाई। ठीक है सर, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। तो जब एक आदमी पूरा काम 10 घंटे में खत्म करता है, वही आदमी 1 घंटे में कितना करता है? 1/10 काम। एक दूसरा आदमी वही काम 5 घंटों में खत्म करता है, तो फिर 1 घंटे में वो कितना करता है? मैं जवाब देने से झिझका। उसने साथ ही साथ एक और किताब लेकर मेरे सर पे दे मारा। मैं घबरा कर बोला, 1/5। उसने किताब नीचे रख दी। सही जवाब, 1/5। अब बताओ कि जब दोनों आदमी एक साथ काम करेंगे तब वो 1 घंटे में कितना काम खत्म करते हैं? मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। अब क्या कहता मैं कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोला। फिर एक पेंसिल बॉक्स मेरी ओर उड़ता हुआ देख मैंने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। अब मेरा दिमाग दौड़ने लगा। 1 घंटे में वो दोनों कितना काम करते हैं, ये पता लगाने के लिए तुम कौन सा हिसाब लगाओगे? मेरा शरीर और मेरा मुंह अब जम चुका था। मैं झुका सा था, पर मेरी आंखें फर्श पर फेंके हुए मैथ और सोशल स्टडीज की किताबों को देख रही थी। मेरी आंखें उसकी हाथ की ओर घूमी और मैंने देखा कि अब वो मेरी इंग्लिश की किताब उठा रहा है। तुमने ही कहा कि 2 कर्मचारी 1/10 और 1/5 काम 1 घंटे में खत्म करते हैं, तो जब दोनों मिलके एक साथ वही काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे? सर, मुझे नहीं पता सर। मेरी इंग्लिश की किताब मेरे हाथ पे पड़ी जैसे ही मैंने अपने सर को ढका, पर मैंने अब कुछ और भी डरावना दिखा।
अब उसके हाथ मेज पर रखे स्टेपलर की तरफ जा रहे थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा कि अब कुछ भी कहकर उसको रोकना पड़ेगा। बोलो, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कौन सा हिसाब लगाकर पता लगाओगे कि वो दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं? एडिशन सर, मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तो फिर ऐड करो ना। रोते हुए मैंने टेबल की ओर पड़ी अपनी नोटबुक की तरफ हाथ बढ़ाए। मैंने लिखकर कैलकुलेट करना शुरू किया और देखा कि उसने अपना हाथ स्टेपलर से हटा लिया है। सर, 3/10 3/10 क्या? कितना काम हुआ उसका हिसाब सर। हाँ, ठीक है। अब वो दोनों साथ में मिलकर पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लेते हैं, जब तुम्हें पता है कि वो 3/10 काम 1 घंटे में करते हैं? 10/3 hours, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ पर चोट आ गई थी। इस सेशन के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे अपने माँ पापा को बताना ही होगा। मैं अपनी माँ को बताने वाला था कि उन्होंने मुझे टोका। तुम्हारे यूनिट टेस्ट रिजल्ट्स आ जाने वाले थे ना? हाँ, मैं भूल ही गया था कि रिजल्ट्स आ जाने वाले थे, आज के ट्यूशन सेशन के चलते शायद। मेरी माँ आंसर शीट्स देखकर खुश हुई और मुस्कुराई। मुझे 89% मिले थे, जो कि 68% से काफ़ी बेहतर है। बहुत सुधर हुआ है। उन्होंने मेरे पापा को बुलाकर ये खबर सुनाई। तुम्हारे पापा ही कहते थे कि तुम्हें ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि इस थोड़ी सी मदद से तुम बहुत अच्छा करोगे। उन्होंने कहा, लगता है इतनी मार खा के और शारीरिक चोट से मुझ में 21% सुधर हो ही गया। अरे, तुम्हें अपने ट्यूशन मास्टर जी को भी बताना चाहिए था, वो कितने खुश होते। और 89% ही क्यों, अगली बार 90%, ठीक है? उन्होंने कहा और उस पागल आदमी को कॉल करके बधाई देने लगी। मैं टूट गया। मेरी माँ के कमरे से निकलते ही मैं रोने लगा। मेरे पापा भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, और मेरे हाथ पर चोट देखी जिसके निशान अभी भी मेरे हाथ पर थे। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा कि मैं जाकर अपना चेहरा धो लूं। मेरी माँ सब्जी खरीदने के लिए पास वाली सड़क के बाज़ार में गई थी। जब मैं और मेरे पापा अकेले थे, मैंने उन्हें सब बता दिया। पहले तो वो नहीं समझे कि आखिर उस मार में ऐसा क्या अजीब था, पर मेरी चोट वापस देखकर और स्टेपलर के बारे में पूरी बात जानकर उन्होंने एक सुझाव दिया। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ को भी समझाया जा सकता है। मेरे पास एक कैमरा है दुकान पे, उसे तुम्हारे कमरे में रख देंगे। कल जब कुछ होगा तो मैं तुम्हारी माँ को और पुलिस को भी दिखा सकता हूँ, पर आशा करता हूँ कि उतना बुरा हाल नहीं होगा। क्या पागल आदमी है, एक और दिन इस यातना का। पर मैंने उस समय सोचा कि यह सुझाव बहुत अच्छा था। बस मेरी माँ को ये आईना दिखाने के लिए कि इस ट्यूशन मास्टर को रखने का क्या अंजाम हुआ, और मैं मान गया। क्या बात है। इस कहानी के प्रथम खंड की समाप्ति कुछ ज्यादा ही रोचक स्थान पर हुई है, पर यह सिर्फ मध्यांतर है, अंत नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पल का विराम लेते हैं और इत्मीनान से सांस लेते हैं, पर शायद इस निष्ठुर विश्व में यह भी मुमकिन नहीं। वो क्या है दोस्तों? ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नवंबर 2018 में अलीगढ़ शहर से सीसीटीवी की एक फुटेज बरामद हुई थी, जिसमें एक शिक्षक को उसे क्रूरतापूर्ण यातनाएं देते हुए देखा गया था। वो थप्पड़, घूंसे और जूतों से उसे निर्ममता से पीट रहा था। क्रोध के प्रकोप में उसने विद्यार्थी की उंगलियों को भी अपने दांतों से काटा था। जब कल्पना वास्तविकता के समीप होती है तो चीजें और भी ज्यादा विभत्स प्रतीत होती हैं। लड़के के जख्मों को देखने के बाद जब उसके माता पिता ने उसे सच पूछा तो उस लड़के ने उन्हें सारी बातें बता दी, और बाद में उन लोगों ने सीसीटीवी का फुटेज भी दिखा। हालांकि पुलिस ने उस शिक्षक को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है,
लेकिन मुझे ज्ञात नहीं कि वो व्यक्ति अभी तक उनकी पकड़ में आया है या नहीं। इंटरनेट पर वो वीडियो मौजूद है, पर मैं आपको चेतावनी जरूर दूंगा कि वो दृश्य बेहद संवेदनशील है। वातावरण को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैंने आज कुछ और नया करने का निर्णय किया है। हमारे एक संगीतकार शौर्य को अपने स्कूल के दिनों की फिर से याद आ रही है। वो अद्भुत और हसीन यादें। अच्छा, उतनी भी हसीन नहीं है वो यादें। हमारे सीजन के अंतिम एपिसोड के लिए शौर्य अपना खुद का एक गीत प्रस्तुत करना चाहता है। किस विषय पर लिखा है ये गीत शौर्य? शिक्षा। बहुत बढ़िया। कहानी को जारी रखेंगे दोस्तों। इस गीत के बाद प्रस्तुत करते हैं शौर्य का गीत क्योर। It's complicated.
मेरे पापा का एक फ़ोटो स्टूडियो था। वो अभी भी फिल्म पे प्रोसेसिंग करना पसंद करते थे, हालांकि उन्हें डिजिटल शूटिंग की आदत पड़ने लगी थी। ऐसे पेशे के चलते मैं समझ सकता था कि शुरुआत में उन्हें ट्यूटर रखने की इतनी इच्छा क्यों नहीं थी। तो उन्होंने एक छोटा कैमरा लगाया जो उनके साथी ने एक बार उन्हें टेस्टिंग के लिए दिया था और वो उनके पास ही रह गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा तहलका एक्सपोजेस में इस्तेमाल होता है। मैंने जितना सोचा था वो उससे थोड़ा बड़ा था। उन्होंने उसे मेरे बेड के बगल वाली ड्रॉअर पर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स और पानी की बोतल के बीच में रख दिया। 17वां दिन, आज बहुत कुछ होने वाला था। मैंने सुबह स्कूल जाने के पहले अपना डेस्क खाली कर दिया ताकि वो पागल आदमी मुझे किसी चीज़ से ना मार पाए। मेरे पापा ने चेक किया कि कैमरा काम कर रहा कि नहीं और उसमें नए बैटरीज डाल दिए ताकि वो चार्ज रहे। उस दिन उन्होंने काम से छुट्टी ले ली पर कहा कि वो मेरे ट्यूशन क्लास के समय घर पे नहीं रहेंगे। मुझे लगा वो भी मेरे माँ के साथ शाम को टहलने निकलेंगे और उन्हें बता देंगे कि क्या होने वाला है। और वो चाहते थे कि ट्यूशन मास्टर को पता ना चले कि कुछ होने वाला है ताकि वो सतर्क ना हो जाए। वो तुम्हें स्टेपलर से मारने वाला था, सिर्फ इतने के लिए ही उसे जेल में होना चाहिए, मेरे पापा ने मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने के पहले कहा। स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगले दिन फाइनल एग्ज़ाम्स थे और पहला एग्ज़ाम मैथमेटिक्स था। मुझ जैसा स्टूडेंट भी फाइनल्स आने के पहले थोड़ा तो घबरा ही जाता है और इसका मतलब था कि आज का ट्यूशन सेशन पहले से भी ज़्यादा कठिन होने वाला था। और अब तो मुझे शरारती होने की भी ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर के शैतान को बाहर लाने के लिए। मुझे फिर उसी मंज़र का सामना करना पड़ा घर पे अपने कमरे में। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं अपने बेड के पास वाले जगह की ओर ना देखूं, जबकि अंदर ही अंदर मैं जानता था कि कैमरा चल रहा है और सब रिकॉर्ड कर रहा है। उस यूनिट टेस्ट में तुमने अच्छा परफॉर्म किया, उसने कहा मुस्कुराते हुए। ये तो असाधारण है। थैंक यू सर। कल मैथ फाइनल है ना तुम्हारा? उसने कहा मेरी नोटबुक की ओर देखते हुए। हाँ सर। तो तुमने सारे चैप्टर रिव्यूज और टेस्ट खत्म किए? चैप्टर 7 का अभी भी बाकी है सर, मैंने कहा बैठते हुए। रुको, लिखा था कि तुम आज क्लास के पहले सब खत्म कर लोगे। मैं अभी खत्म कर देता हूँ सर। नहीं। उसने उसी चीर परिचित नाराज चेहरे के साथ आंखें बंद करते हुए और सर हिलाते हुए कहा, घुटने टेको, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक तुम बैठे रहोगे। उसने मुझे वही रोक के घुटने के बल बैठा दिया। क्लास शुरू होने के पहले ही सजा शुरू हो गई। बहुत अच्छे, रिकॉर्डिंग में तो अब वो ऐसे ही बुरा दिखेगा। मैंने वहां से कैमरा की ओर देखा जहां पे मैं घुटने टेके हुआ था। मैं कैमरा की नज़र में नहीं था। ट्यूशन मास्टर खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं धीरे धीरे घुटनों पे ही खिसकते हुए कैमरा के सामने आ गया। ट्यूशन मास्टर ने फिर गुस्से से देखा। बादल भरे आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, लिखा था कि आज धूप निकलेगी। क्या अब ये भी लिखा है? मैंने सोचते हुए खिड़की के बाहर देखा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने चैप्टर रिव्यू और चैप्टर टेस्ट वाले सेक्शंस खत्म किए। शायद इस भयंकर सजा के बाद मेरी मैथमेटिक्स करने की गति सच में बढ़ गई थी। मैं उठा और उसको मेरा ट्यूशन वाला नोटबुक दिया चेक करने के लिए। उसने मुझे बैठने को बोला। उसके चेहरे से गुस्सा गायब होने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। क्या मैं सच में मैथमेटिक्स अच्छे से करने लगा था? क्या ये राक्षस अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था? क्या कैमरा में अब कुछ भी नहीं आने वाला? अरे यार, मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसका हाथ धीरे धीरे मेरे गले की तरफ बढ़ा। ये क्या है? क्या सर? तुम्हें प्रोपोर्शंस के बारे में पता है ना? पता है सर। तो फिर तुम दो फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कैसे करोगे? अननोन नंबर को पता कैसे करोगे? मेरा दिमाग फिर से बंद पड़ गया। कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, ऐसे चुप मत बैठो, जवाब दो, उसने कहा और मैंने उसका हाथ मेरी गर्दन को दबोचते हुए महसूस किया। मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा जो भी ध्यान था वो भी इस दर्द की वजह से टूट रहा था। बताओ। सर, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस जगह को उसने दबोच रखा था वहीं पे उसने मुझे एक करारा थप्पड़ जड़ा
और मेरे सर में और भी तेज दर्द होने लगा। 312 का उतना ही हिस्सा है जितना 9x का है, तो फिर x कितना होगा? मैंने फिर बेवकूफ़ी की और उसी जवाब की ओर इशारा किया जो मुझे पहले मिला था। एक और थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा। दर्द महसूस होने से पहले ही मैंने अपना चेहरा ढक लिया। तुम मुझे वही गलत जवाब क्यों दिखा रहे हो? बताओ, कैसे मल्टीप्लाई किए तुमने? अब वो गुस्से से लाल हो रहा था। दर्द की वजह से अब आंसू निकल रहे थे। मैंने अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो एक और थप्पड़ मारने के लिए तैयार ही था, पर रुक गया। ठीक है, सही जवाब। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने अब सही तरीके से किया ताकि वो शांत हो जाए, पर मैं चाहता था कि वो गुस्से से फट जाए। मैं चाहता था कि वो अब पूरी क्रूरता से मुझे सजा दे ताकि कैमरा पर आ जाए। और शायद मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती थी कि उसकी ठंडक थोड़ी देर के लिए ही थी। फिर एक और खतरनाक वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम आ गया, और अब तो वो गुस्सा था। मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। उसने अपने हाथ संभालते हुए कहा, मुझे याद है सर। तो ये किस तरह का जवाब दिया है तुमने मुझे? मेरा सुन पड़ चुका दिमाग अब जवाब ढूंढ रहा था। गुरो मत, बताओ। मैं कुछ कहना चाहता था, पर अब शांत रहने का अंजाम मैं समझ चुका था। मेरे कान के नीचे जोर का फटका पड़ा फिर से, पर अब तक मैं सुन पड़ चुका था। देखो और बताओ। अनिच्छा से मैंने कहा, 5.5। ये जवाब है, ये जवाब है। अब वो चिल्ला रहा था। मैंने अपनी उंगली उस सवाल के जवाब की ओर दिखाते हुए सर हिलाया। एक ही सेकंड बाद मेरी उंगली उसके दांतों के बीच थी। मदरचोद अब मुझे काट रहा था। मैं चिल्लाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जवाब 5.5 लोग हैं। क्या लोग फ्रैक्शंस में हो सकते हैं? अब उसके घूंसे मेरे चेहरे की ओर आ रहे थे। लोग कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं? बोलो, बेवकूफ कहेंगे। मेरा शरीर जैसे जैसे सुन्न पड़ रहा था। मेरे दिमाग में खुशी सी छाने लगी थी, ये जानकर कि अब इस राक्षस का अंजाम तय था। नहीं सर, नहीं हो सकता है। तो ठीक से सवाल सॉल्व करो। मैं उस सवाल को घुरता रहा। वो मेरे अंगूठे को दांतों से काटने लगा और मेरी पीठ पे घुसे बरसाने लगा। मैं ये सब इसलिए सहन कर रहा था क्योंकि मुझे पता था आज इन सब को झेलने की आखिरी दिन है। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखने लगा। मैंने ध्यान से सवाल को देखा। मुझे गलती पता चल गई और मैंने फटफट उसे ठीक किया। ट्यूशन मास्टर ने अपनी नोटबुक में लिखना बंद किया और जल्दी से सवाल का जवाब देखने लगा। उसका गुस्सा उतरने लगा। उसने हमारे पीछे की तरफ घड़ी की ओर देखा। चलो, समय हो गया। लिखा है कि 7 बजे मैं दुकान जाकर कुछ घर के लिए चीजें खरीदूंगा। उसने कहा। मैं उसको एक आखिरी झटका देना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो पीछे घूमा, मैंने चुपके से उसकी मेज पे रखी नोटबुक उठाई और अपनी जेब में डाल दी। उसने पीछे देखा। मैं उसी मासूमियत से घूरता रहा। फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हें गुड लक, कहता हुआ वो तेजी से निकल गया। मैंने उसको घर से बाहर जाते हुए देखा। फिर मैं कमरे की तरफ भागा, कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग रोकी और कैसेट बाहर निकाली। जीत की खुशी से मैं उछल रहा था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। जब माँ और पापा टहल कर वापस आए, मैंने कैसेट अपने पापा को दे दी। मेरी माँ के हाव भाव उलझन भरे थे। शायद पापा ने उन्हें पहले ही सारी बातें बता दी थी। पापा ने तुरंत टेप देखना शुरू किया, जबकि माँ मेरे चेहरे पे उभरे हुए सारे घाव देख रही थी। इधर आओ पद्मा, पापा ने कहा। मैं बिल्कुल चुपचाप सा सदमे में अपने कमरे में बैठा रहा। मेरे माँ पापा जल्दी से मेरे कमरे में आए। मेरी माँ ने तुरंत मुझे गले से लगाया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पापा हाथ में कैसेट लिए हुए मेरे कमरे में आए। मैं उसे ये दिखाने जा रहा हूँ और उसे बोल दूंगा कि आज के बाद वो आंख उठा के भी हमारे बच्चे की तरफ ना देखे। हमें नहीं पढ़वाना उससे, और मैं उसे पुलिस के पास लेके जाऊंगा। नहीं, बस उसे फ़ोन पे कह दो नहीं आने के लिए, सीधे पुलिस के पास जाओ। माँ ने मेरी उंगलियों और घुटने के घावों पर डिटॉल लगाते हुए कहा। फिर मेरे माँ पापा उस इंसान के साथ क्या करना है इस बारे में बात करने लगे, और मैंने जीत की खुशी के साथ अपनी जेब में रखी हुई नोटबुक को महसूस किया। ये बनावटी नोटबुक। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं जीत चुका था। मैंने कर दिखाया। ये सब खत्म हो चुका था। आखिरकार ये सब खत्म हो चुका था। ये सिर्फ मेरी सोच थी।
अगले दिन मेरा मैथ का एग्ज़ाम अच्छा गया। ट्यूशन मास्टर हो या ना हो, ये मेरी कामयाबी थी। मैं बस घर जाकर आराम करना चाहता था, शायद जाके सो जाऊंगा। घर पहुंचकर मैंने माँ और पापा को आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। क्या मेरे पापा काम पर निकल गए थे और माँ टहलने निकली थी, या फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन गए थे? वो मेरे बिना क्यों जाएंगे? हाँ, मैंने एक गिलास पानी पिया। पूरे घर में मैं अकेला था, पर मैं कुछ नहीं करना चाहता था, बस बिस्तर पे लेट जाना चाहता था। शर्ट निकालते निकालते मैंने अपना कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरे कमरे में वही आदमी था, कुछ सोचने में मगन, मेरी कुर्सी पे बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारा मैथ का एग्जाम कैसा रहा? बहनचोद, ये यहाँ अच्छा हुआ सर। बढ़िया। मुस्कुराते हुए उसने अपनी शर्ट की बांध मोड़ी और अपनी बांध पे कुछ निशान लगाया। मैंने देखा कि उसने अपनी बांध पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। बैठ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? उसने दूसरे कुर्सी मेरी मेज के पास खींचते हुए कहा, नहीं, बस मैं माँ और पापा को बुलाकर ये बताना चाहता था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अरे, तुम्हारी माँ टहलने गई है। वो हमेशा इसी समय टहलने जाती है ना? मैं विश्वास नहीं कर पाया जो मैंने सुना। तो क्या मेरे माँ और पापा इससे बात ही नहीं किए? उस वक्त मेरे अंदर कुछ मर सा गया। इतना सब होने के बाद भी या फिर वो सीधे पुलिस के पास जाने वाले हैं? पर उन्होंने तो कल ही ये बात की थी। क्लास शुरू हो चुकी है, यहाँ आके बैठ जाओ। मैं अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। तो उन्होंने किस तरह के सवाल पूछे एग्जाम में? बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस, कुछ वर्क इन टाइम। तुम्हें क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में? सर, लगभग। वो फिर से अपनी बानों पे कुछ लिखने लगा। मैंने नज़दीक से उसकी बानों की तरफ देखा। पूरी बान पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ लाल रंग की स्याही से लिखा था, वही जो टीचर लोग रखते हैं। क्या ये इसलिए लिख रहा था कि उसकी नोटबुक हो गई थी? अरे, मेरी नोटबुक गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हाँ, तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे? 90%। अच्छा है, अच्छा है। उसने फिर से अपनी शर्ट की बानें मोड़ी और कुछ लिखने लगा। सर, मेरे पास और भी नोटबुक्स है, मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने मेज पर अपनी नोटबुक रखी। नहीं, ये बस अभी के लिए है। मैं अपनी नोटबुक ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसने धीरे से मेरी नोटबुक हटाते हुए कहा। उस पर लाल निशान आ गए। अरे, ये सब रेड मार्क्स आ गए। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए थोड़ी खींच से कहा। वो उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। अब वो मुझे डरा रहा था, कुछ ज्यादा ही। मैंने अपनी पीछे वाली जेब को टटोला। उसकी नोटबुक अभी भी वही है। बाथरूम हॉल के कोने में है ना? हाँ सर। मैंने टैप से पानी बहने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खुला रखा था। और हाँ, तुम्हारे पापा के साथ पहली बार मिलने के बाद फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। वो वीडियोग्राफर है ना? नहीं सर, फोटोग्राफर। कितने डरपोक थे मेरे पापा। मैंने उस तरफ देखा जहां कैमरा रखा होता था, खाली। एक मिनट, उसका पहला अंदाजा वीडियोग्राफर क्यों था? मैं और घबरा गया। मैंने जमीन पर लाल रंग के जूते के निशान भी देखे। मुझे वहां से निकलना था। मैं धीरे से उठा और अपने कमरे से बाहर की तरफ चलने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? उसने अपना सिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकलते हुए पूछा। मेरा हो गया, तुम इस बाथरूम में जा सकते हो। कोई बात नहीं सर, मैं ऊपर वाले बाथरूम में चला जाता हूँ। नहीं, इसी में चले जाओ। उसकी आवाज़ तेज होने लगी। मैं चुपके से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अचानक मैंने अपने पिछवाड़े पे तेज पकड़ महसूस की। मेरा सर पलटा। वो मेरे चेहरे को घूर रहा था। उसकी आंखें बाहर आ रही थी। ये क्या? ये मेरी नोटबुक है। कुछ सख्त सा महसूस होने पर उसने चिल्लाकर पूछा, ये तुम्हारे पास क्यों है? जैसे ही उसकी पकड़ और मजबूत हुई, मैं सीढ़ियों पे ऊपर भागा। उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। मैं बहुत तेज था। मैं जल्दी से ऊपर वाले बाथरूम में पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही मैं पीछे हटा, वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मेरी नोटबुक तुम्हारे पास क्यों है?
मुझे वापस चाहिए, वापस करो। मैं रो रहा था। मैं बस तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक मेरे माँ पापा घर आए। और इन दोनों ऐसा भी नहीं था कि माँ पापा बच्चों को मोबाइल फोन देते थे। लिखा था कि मेरा दिन एकदम शानदार होगा, शानदार क्लास, शानदार काम का दिन, शानदार मौसम। लेकिन मेरी नोटबुक तुम्हारे पास है हरामी, इसे वापस दे। मैं उसकी रोती हुई चीखें महसूस कर सकता था। बेवकूफ बीवी ने भी मेरा टिफिन नहीं बनाया और ऊपर से मुझे गालियां देने लगी। ऐसा लिखा नहीं था। मुझे उसे भी ठीक करना था, मुझे उस औरत को ठीक करना था और मैंने उसे ठीक किया। मैंने वॉश बेसिन में लाल स्याही देखी। वो लाल स्याही नहीं थी। नहीं, वो लाल स्याही नहीं थी। हाँ, मैंने ये लिखा था। उसने दरवाजे पर अपना सिर दे मारा और शायद अपनी शर्ट भी फाड़ दी। हाँ, मैंने यही लिखा। मैंने उसे ठीक कर दिया। उसका मुंह हमेशा के लिए सिल चुका है। हाँ, और वो कभी बात नहीं कर पाएगी। हाँ, मरीना बीच पर उसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, कितना शानदार दिन था, मैंने सोचा। उसने क्या किया? लिखा था कि इसके बाद भी मेरा दिन शानदार होगा, पर तुम्हारे माँ बाप और वो मनहूस कैमरा मुझे जेल भेजोगे। मैंने वो भी ठीक कर दिया। अब तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ कभी बात ही नहीं की। उसने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया? मैं टब में ही मर जाना चाहता था। मैंने शवर के पर्दे के पीछे और भी खून देखा। मैंने धीरे से उसे खोला और वो यहाँ थे, या जो भी उनका बचा था वो यहाँ था। मैंने अपने पापा की आंखों की ओर देखा, या एक आंख। उनकी दूसरी आंखें निकल चुकी थीं। खाली सुराख बचा था। वो जैसे मुझे घूर रही थी और वो घूरना मेरी माँ की बंद आंखों पर खत्म हुआ। वो बंद नहीं थी, बंद की गई थी, स्टेपलर से बिल्कुल बंद। उन दोनों के मुंह को स्टेपल करके बंद किया गया था और टब की फर्श पर टूटा कैमरा और स्टेपलर पड़े हुए थे। नहीं। मैंने कुछ लिखने और मांस निकलने की आवाज सुनी। वो कभी कुछ नहीं बोले। तुम्हारे पापा के पास कभी कैमरा था ही नहीं। तुम्हारी माँ कभी रोई नहीं और मैंने उसके सर पे स्टेपलर कभी तोड़ा ही नहीं। हाँ, मुझे ये सब लिखना है। नोटबुक दो मुझे। रो रो कर मेरी आंखें सूख चुकी थी और मुझसे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या कर दिया था? दो मुझे, मैं उसमें लिखूंगा कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। तुम मेरे विद्यार्थी कभी थे ही नहीं। सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। दरवाजा किसी भी वक्त टूट सकता था। मैं अपना अंत स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसका शानदार दिन और भी शानदार होने वाला था। दरवाजे की घंटी बजी। 6 बज रहे हैं और मैंने लिखा था कि मैं राशन लेने जाऊंगा। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले कहा। अगला हमला मेरी पड़ोस की महिला पर हुआ और आखिरकार सबके सामने किए इस हंगामे की वजह से वो जेल पहुंच गया। और फिर मुझे पुलिस ने अपने माँ पापा की लाशों के बगल में कांपता हुआ पाया। अंत में मैं ये कहूँगा कि मैं ठीक हो गया। पहले मुझे उस नोटबुक को लेने का बहुत अफसोस होता था, लेकिन मैं इन सब से बाहर आ गया। इस तरह के हादसे आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आप पर बहुत गहरा असर डालते हैं, हमेशा के लिए। आप ज़रूर पूछेंगे कि मैं आजकल क्या करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक फुल टाइम ट्यूटर हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का ये लक्ष्य बना लिया है कि मैं उस पागल की तरह नहीं बनूंगा। ट्यूशन मास्टर्स प्रेरणा देने वाले भी हो सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। यही मेरा काम है, दिखाना। मैं उन विद्यार्थियों की मदद करता हूँ जो वाकई काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस चूहे की दौड़ से मुकाबला करने में मदद करता हूँ, ना कि उन्हें उसमें गले तक डुबो देता हूँ। और यही है मेरी कहानी। ओह, और अब कन्फेशन करने का समय। मुझे मेरे माँ बाप के मरने का कोई दुख नहीं है।
जब मैंने उनकी छुपी हुई लाशों को बाथटब में पाया तो उस समय के लिए तो मुझे धक्का लगा, पर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मैं आज़ाद हो चुका था। आखिरकार इस सब के जिम्मेदार वो खुद थे। ये सब हुआ ही नहीं होता अगर उन्होंने अपने बच्चे को इसमें धकेला ना होता, और अपने चुप रहने और मेरी माँ की बेवकूफ़ी भरी मांगों को मानने की वजह से मेरे पापा भी इस सब में शामिल थे और उन्हें उनके कर्मों का फल मिला, एक कैमरा और स्टेपलर के साथ। शानदार। तो मेरी नौकरी में मैं स्टूडेंट्स की ज़रूरतों का ख्याल रखता हूँ और मैं उनके माँ बाप का भी ख्याल रखता हूँ। मैं उनके बीच बिल्कुल ठीक सा रहता हूँ, कोई गलती नहीं करता और बेहतर कैलकुलेट करता हूँ। वो पागल ट्यूशन मास्टर अपने काम को करने में कुछ ज़्यादा ही पागल था, लेकिन उसे वैसा नहीं किया जाता। मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। और आपको पता है, मैं लोगों को फ्रैक्शंस में भी दर्शा सकता हूँ, बिल्कुल उम्दा तरीके से। लोगों को भी फ्रैक्शंस में दर्शाना। वाक्यांश का वास्तविक अर्थ क्या होगा? शायद गणित का कोई नया समीकरण। इसी के साथ दोस्तों हम समाप्त करते हैं करण की खौफनाक कहानियों का पहला सीजन। आप सब श्रोताओं का कथावाचक बनकर मुझे बहुत मजा आया, पर ये अंत नहीं दोस्तों। कबीर कह गए हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोई। मनुष्य की सोच के दायरों के परे कई अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियों का वास है। अनंत शून्य ऐसी भीभत्स कथाओं का एक अंतिम स्रोत है। आप सबको बताना चाहूंगा कि हम सीजन 2 के साथ जल्द ही वापस आएंगे। क्या आप अपनी कुछ कहानियां हमारे साथ बांटना चाहेंगे? मैंने एक रेडिट लिंक की व्यवस्था की है जहां आप ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का अपना सब रेडिट। मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके विचित्र, असामान्य, भयावह, विभत्स और खौफनाक कहानियों का। हमारे द्वार पुनः खुलेंगे और मेरे माध्यम से अलौकिक शक्तियों से आपका संपर्क दोबारा होगा। मैं हूं आपका होस्ट करण और आप सुन रहे थे करण की खौफनाक कहानियां। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।